हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 2 और इसके पहले सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 1 और ईबीएस का प्रैक्टिस सेट 13 तक करवाई हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और हाँ, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है सीडीपी का, ये 9 जनवरी 2023 के पेपर से आया हुआ प्रश्न है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, बच्चों का विकास किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछता है कि जो बच्चों का विकास है वो किस प्रकार से होता है। ऑप्शन ए है व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। बी है आप व्यवस्थित रूप में किसी भी विशिष्ट पल में अचानक उभर जाता है। तो यहाँ पर किसी भी विशिष्ट पल में अचानक से उभर जाता है, ये गलत होगा। सी है पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। यहाँ पे प्रश्न ये कहता है कि पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत होगा। बच्चों का जो विकास है वो एक समान दर में नहीं होता है, और विभिन्न बच्चों में विभिन्न दरों से होता है। ऑप्शन डी है केवल विद्यालय के परिणाम से होता है। तो यहाँ पर केवल शब्द है, और केवल जो शब्द है वो निगेटिव वर्ड होता है। और यहाँ पर प्रश्न ये पूछता है कि केवल विद्यालय, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों का जो विकास है वो केवल विद्यालय से होता है। तो बच्चों का जो विकास है वो परिवार में, समाज के वातावरण, विद्यालय से, सभी प्रकार से होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, यही इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत या सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। 1 है आनुवांशिकता से, 2 है शिक्षा से, 3 है संस्कृति से, 4 है सामाजिक नीतियों से। तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा है कि जो बाल विकास के क्षेत्र हैं वो सिद्धांत ये सुझावित देते हैं कि जो बालक का विकास है वो किस किस पर प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ पर आनुवांशिकता से भी होता है, शिक्षा से भी होता है, संस्कृति से भी होता है, सामाजिक नीतियों से भी होता है। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा, 1 2 3 4। तीसरा प्रश्न है, छोटे बच्चों में सामाजिककरण का प्राथमिक कारक या फिर संस्था डॉट है और डॉट द्वितीय कारक या फिर संस्था है। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि सामाजिककरण का जो प्राथमिक कारक और द्वितीय कारक के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है परिवार पुस्तकालय, बी है अभिभावक का कार्यस्थल आस पड़ोस। तो देखिए यहाँ पर अभिभावक का कार्यस्थल तो होगा प्राथमिक कारक में, और आस पड़ोस ये भी प्राथमिक कारक या फिर संस्था होगा, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। सी है संचार माध्यम या फिर परिवार। तो देखिए संचार माध्यम जो है वो द्वितीय कारक है और परिवार प्राथमिक कारक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में सही नहीं सेट हो रहा है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। कानून धार्मिक संगठन, तो कानून धार्मिक संगठन ये सब द्वितीय कारक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिवार और पुस्तकालय। तो परिवार जो है वो सामाजिककरण की प्राथमिक संस्था है, यहाँ पर सही हो जाएगा, और पुस्तकालय और द्वितीय संस्था है, तो यहाँ पर पुस्तकालय हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना सकते हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसी के अनुसार वो कहते हैं कि जो अधिकांश बच्चे हैं वो किस अवस्था में अपने बीते हुए या फिर वर्तमान या भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना सकते हैं। ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक। तो देखिए संवेदी गत्यात्मक का जो एज होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है। मूर्त संक्रियात्मक ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 12 से 16 वर्ष की अवस्था में होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्वृत्तियों को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है सहज क्रियाएं, बी है स्कीमा, सी है संकेत, डी है अवधारणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कीमा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को स्कीमा के रूप में जाना जाता है। और स्कीमा की बात करें तो स्कीमा जो होता है वो आपके मानसिक में ही बन जाता है। जैसा कि आप बिल्ली की अवधारणा अपने दिमाग में बनाए हुए हैं, और अगर बिल्ली आपके सामने दिख जाती है तो आप बता देंगे ये बिल्ली है, इसी को स्कीमा कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। छठवां प्रश्न है, लेह-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डॉट विकास को डॉट आकार देते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक आनुवांशिक कारक, बी है संज्ञानात्मक सांस्कृति, सी है भावात्मक प्राकृतिक कारक, डी है शारीरिक संवेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक सांस्कृति। तो लेह-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक, यहाँ पे संज्ञानात्मक होगा, विकास को संस्कृति, यहाँ पे संस्कृति होगा, आकार देते हैं। तो लेह-वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक सांस्कृतिक सामाजिक का सिद्धांत दिया है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सातवां प्रश्न है, लेह-वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है।
ऑप्शन ए है भाषा, बी है संज्ञानात्मक द्वंद्व, सी है सहज क्रियाएं, डी है स्कीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा। तो गोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में जो भूमिका पर बल दिया है वो भाषा पर बल दिया है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर प्रश्न ये हो कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे किसका बल दिया है तो आप ऑप्शन डी लगाएंगे स्कीमा। यहाँ पर लेह-वाई-गोस्की पूछा है इसलिए भाषा होगा। 8वां प्रश्न है नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए है लेह-वाई-गोस्की, डी है जीन पियाजे, सी है जोरम ब्रूनर, डी है बी.एफ. स्किनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन पियाजे। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। इनके अलावा नैतिक विकास के सिद्धांत को जिसने प्रतिपादित किया वो जीन पियाजे हैं। 9वां प्रश्न है एक अध्यापक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए। ऑप्शन ए है दृढ़, बी है गैर लचीला, सी है लचीला या फिर सुनम्य, डी है अनजान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लचीला या फिर सुनम्य। तो एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों के दौरान जिस प्रकृति का होना चाहिए तो अध्यापक को लचीला और सुनम्य होना चाहिए। दृढ़ नहीं होगा, ना ही गैर लचीला होगा और ना ही अनजान होगा, क्योंकि अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपको वहाँ पर लचीला या फिर सुनम्य तरीके से व्यवहार करना होगा। 10वां प्रश्न है बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है। तो प्रश्न ये कहता है कि जो बुद्धि लब्धि IQ है उसके परीक्षणों पर हमेशा आलोचना क्यों की जाती है। ऑप्शन ए है कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, बी है प्रत्यक्ष रूप से आकृति के प्रभाव से ग्रसित, सी है बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, डी संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से आकृति के प्रभाव से ग्रसित। इस चीज़ पर हमेशा आलोचना की जाती है बुद्धि IQ पर। 11वां प्रश्न है जेंडर डॉट निर्मित है जबकि लिंग डॉट निर्मित है। ऑप्शन ए है सामाजिक जैविक, बी है सामाजिक नैतिक, सी है नैतिक सामाजिक, डी है जैविक सामाजिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक जैविक। तो जो जेंडर है वो समाज के द्वारा ही निर्मित है, समाज ने ही इसे बनाया है, कौन महिला होगा कौन पुरुष होगा, इसलिए यहाँ पर जेंडर होगा। और जबकि जो लिंग है वो जैविक है, क्योंकि लिंग से पता चलता है कौन पुरुष है कौन महिला है, इसलिए जैविक है और ये जन्म से ही पता चल जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। 12वां प्रश्न है अभिकथन ए जो कहता है जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये कथन तो सही होगा, क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी है वो प्रश्न ढूंढने में असमर्थ है, नहीं ढूंढ पा रहा है, तो अध्यापक को अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, इसीलिए ये सही होगा। अभिकथन बी जो कहता है अधिगम का अधिक प्रभावशाली तब होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से असफलता की कम से कम अपेक्षा रखता है। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अधिगम तब प्रभावशाली थोड़ी ना होता है कि अगर आप विद्यार्थियों से असफलता की कम से कम अपेक्षा रखें, इसलिए ये गलत होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ये सही है लेकिन भी गलत है। 13वां प्रश्न है एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकता में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बी है अनदेखा करना चाहिए, ये तो गलत होगा, सी है उनको मिटा देना चाहिए, ये भी गलत होगा, डी है दमन करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए होगा उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, यहाँ पे देखिए अंकों की बात की गई है इसलिए गलत होगा। सी है संभाव्य असफल, यहाँ पे असफल है, और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, यहाँ पे असफल और सफल विद्यार्थियों की बात की गई है इसलिए भी गलत होगा। डी है विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर विद्यार्थी प्राथमिक कक्षा में है तो उसे आप ग्रेड मान या फिर सफल असफल या अंकों की व्यापकता नहीं दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना आकलन का मुख्य उद्देश्य होगा। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए है प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर आप समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहे हैं तो विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करें कि प्रश्न का जो उत्तर है वो तुरंत दे, तो ऐसा नहीं होगा, वो गलत है। सी है विद्यार्थियों के बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, तो ये भी गलत होगा। डी है विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना, यहाँ पे निरुत्साहित है तो यहाँ पर भी गलत होगा। जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, मतलब कि अगर आप समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं तो विद्यार्थियों को विचार विमर्श तर्क वितर्क करने हेतु आप समय दीजिए, ये सही होगा। 16वां प्रश्न है सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। तो प्रश्न ये कहता है कि सुविधा से वंचित मतलब कि जिन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, ऐसे समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थी के समावेशन में किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न करेगा। ऑप्शन ए है रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, तो यही सही होगा। विद्यार्थियों के समावेशन में जो अवरोध उत्पन्न करेगा वो रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं होंगे। बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, ये तीनों अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। ऑप्शन ए ही सही है।
17वां प्रश्न है, डिस्ग्राफिया प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? और डिस्ग्राफिया एक विकार होता है, तो प्रश्न यही कहता है कि यह किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है। ऑप्शन ए है स्केच बनाना, बी है वाचन, सी है देखना, डी है सुनना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्केच बनाना। तो डिस्ग्राफिया जो होता है उसमें आपको लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है, जैसे तो अगर आप स्केच बना रहे हैं तो ये लिखने से संबंधित ही कार्य कर रहे हैं। 18वां प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए। तो वो दृष्टिबाधित हैं, अगर आप श्यामपट्ट पर सूचनाएं लिखेंगे तो वो देख नहीं पाएंगे, ये तो गलत होगा। बी है कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, ये भी गलत होगा। डी है इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य देने चाहिए, तो ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर सी सही होगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करें, यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है, स्वाधीनता विकार के जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधि पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, बी है आवेगशीलता, सी है अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, डी है औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। तो जो विद्यार्थी स्वाधीनता के विकार से जूझते हैं वो विकार उनके सामाजिक संचार और व्यवहार संबंधी चुनौतियों का कारण बन जाती है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। 20वां प्रश्न है, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? तो प्रश्न ए कहता है कि जो विद्यालय होते हैं उन्हें किस प्रकार के अधिगम पर बल देना चाहिए? ऑप्शन ए है खींची गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, बी है पाठ्य पुस्तक से सीखना, तो पाठ्य पुस्तक की जहाँ बात आए वो भी गलत होगा, और ज्यों का त्यों कह देना ये भी गलत होगा। संदर्भ रहित अधिगम, तो यहाँ पर अगर संदर्भ होता तो सही होता है, यहाँ पर संदर्भ रहित अधिगम पूछा है तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा रचनात्मक अधिगम। तो विद्यालयों को जिस अधिगम पर बल देना चाहिए वो रचनात्मक अधिगम है। 21वां प्रश्न है, अभिकथन ए। तो अभिकथन ए कहता है विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर बस इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कहा है विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर, इसीलिए ये सही होगा। अभिकथन आर कहता है बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है, तो ए भी आर भी सही होगा अभिकथन। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 22वां प्रश्न है, प्रेरक अधिगम परिवेश सूचित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, तो देखिए यहाँ पर कम करने की बात है इसलिए गलत हो जाएगा। सी है विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, यहाँ पर प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देने की बात की गई है तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। डी है मानकीकृत, यहाँ पे देखिए मानकीकृत की बात की गई है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी निगेटिव वर्ड होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्व आकलन हेतु अवसर देना। तो स्व आकलन हेतु अवसर देना प्रेरक अधिगम परिवेश में महत्वपूर्ण होगा, और स्व आकलन मतलब कि आप अपने अंदर से जो आकलन कर रहे हैं। 23वां प्रश्न है, विद्यार्थी सीखने के प्रति अधिक प्रेरित होते हैं यदि कार्य, ऑप्शन ए है अप्रासंगिक हो, चुनौती, बी है बिना किसी चुनौती वाला हो, सी है उनके जीवन से संबंधित हो, डी है बहुत ही अमूर्त हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उनके जीवन से संबंधित हो, अप्रासंगिक नहीं होगा, ना ही बिना चुनौती वाला होगा, और डी में दिया है बहुत ही, तो जहाँ पे बहुत ही ऐसे वर्ड हो या फिर केवल वर्ड हो तो वो निगेटिव वर्ड होते हैं, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ही सही होगा कि कोई विद्यार्थी है सीखने के प्रति जो प्रेरित कार्य करेगा वो उनके जीवन से संबंधित होना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रश्न कमेंट कीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।